हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड की कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं और अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो आपके बीएड पेपर में चौथा पेपर है। आज का जो टॉपिक होगा इसमें रोल ऑफ द टीचर इन लैंग्वेज टीचिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ द टीचर इन द लैंग्वेज टीचिंग। दो बात है इसमें, देखिए इसको अच्छी तरीके से समझिए। और मैं एक बात बता देता हूं इसके अकॉर्डिंग, ये लास्ट यूनिट में से लास्ट एलिमेंट है। इस लास्ट एलिमेंट के साथ में एक दो लेक्चर के साथ में आपका जो है ये पेपर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको एक बात जो समझने की जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रोल ऑफ द टीचर इन लैंग्वेज टीचिंग। क्यों पूछा जाता है मैं इसका रीजन बताता हूं। इससे पहले भी मैंने बताया था कि जब आपका लास्ट यूनिट होता है ना, लास्ट यूनिट में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा से, क्योंकि ये देखा जाता है कि बच्चा जो है लास्ट यूनिट तक पढ़ाई किया है कि नहीं किया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें होती है, उसमें नहीं जाना है आपको। अब जो है मैं इस पर बात कर रहा हूं इसके इंपॉर्टेंट पे कि क्यों ये पूछा जाता है। ये इसलिए पूछा जाएगा कि ये पहला नंबर पे ये चीज आया हुआ है कि रोल क्या रहेगा एक टीचर का लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अब तक जितनी भी बातें हुई है वो सिर्फ लैंग्वेज को लेकर के हुई है, टीचर को लेकर के नहीं हुई है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज टीचिंग में क्या होगा, क्योंकि ये टीचर का ही कोर्स है, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है। तो आप इसको समझिएगा पूरे अच्छे तरीके से, किसी तरह का डाउट्स रहेगा तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए पहले हम समझते हैं कि लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है। सबसे पहले क्या समझेंगे, लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है, इसमें किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, कैसे कैसे चीजें इसमें डिस्कस किया जाएगा, उसको हम सबसे पहले समझते हैं लैंग्वेज टीचिंग को। उससे पहले मैं आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि जब भी लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा तो वहां पर व्याकरण की बात होगी, यानी कि ग्रामर की बात होगी, वहां पर फ्रेज की बात होगी, वहां पर क्या कहते हैं आपका फोनेटिक्स की बात होगी, वहां मॉर्फोलॉजीज की बात होगी, वहां वोकैबुलरी की बात होगी, वहां जो है सिस्टमैटिक वे में सेंटेंस की बात होगी, वर्ब की बात होगी, सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, इन सारी चीजों पर क्या कहते हैं कि लैंग्वेज टीचिंग में इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। अब इतना समझ में आया आपको। अभी हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या कंपलसरी है। देखिए पहले पॉइंट यहां पर मैंने लैंग्वेज टीचिंग लिखा है, यहां पर मैंने इसके प्रिंसिपल्स को दर्शाया हुआ है। और एक चीज बता देता हूं कि मैंने यहां पर जो है हिंदी वर्ड को नहीं इंक्लूड किया है, इसलिए कि हिंदी वर्ड अगर इंक्लूड करता तो ये पूरा नहीं आ पाता, इसलिए, ठीक है। मैं हिंदी वर्ड आपको बताता चलूंगा। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग देखेंगे यहां पे, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का जो पहला प्रिंसिपल होता है वो होता है स्टूडेंट एज, यानी कि एक टीचर को पढ़ाते समय, लैंग्वेज पढ़ाते समय ये जानना जरूरी होगा कि बच्चे का एज कितना है, ठीक है, किस एज का बच्चा है। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे की एज में क्या कहते हैं, स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा तीव्र गति से लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है ना। 10 साल से पहले बच्चा जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस अगर सिखाना चाहो तो बहुत अच्छे से सीख सकता है वो। तो एक लैंग्वेज टीचर को सबसे पहले बच्चे की जो क्षमता है, यानी कि बच्चे की जो एज है, वो एज के हिसाब से वो कितने वर्ड सीख सकता है, कितने वर्ड बोल सकता है, कितने लैंग्वेज सीख सकता है, इसके हिसाब से आपको चलना जरूरी है। सबसे पहले लैंग्वेज टीचर का क्या करेगा, लैंग्वेज टीचर जो होगा वो क्या करेगा, एज डिफाइन करेगा कि किस बच्चे का एज है आपके क्लास में बैठा हुआ और किस तरीके से आपको पढ़ाना है। दूसरा पॉइंट है आपका फिजिकल एंड मेंटल स्टेज। दो स्टेज है यहां पर, एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल, ठीक है। फिजिकल तरीके से भी देखना है कि बच्चा शारीरिक तौर पर बहुत बड़ा हो गया है लेकिन रियलिटी में जो उसकी एज उतनी ज्यादा नहीं है। उसके बाद मेंटल के लेवल पे देखना है। कहने के लिए तो बच्चा जो है बहुत ज्यादा पढ़ता है, बहुत ज्यादा आता है, क्लास में अटेंड होता है, लेकिन देखना यह है कि फिजिकल और मेंटल एबिलिटी कितना ज्यादा है। आप जो है पूरा 1 घंटे का लेक्चर लेते हैं लेकिन उसका फिजिकल इतना फिट नहीं है बच्चा कि वो 1 घंटा बैठ सके। उसी तरीके से मेंटल एबिलिटी, आप लेक्चर पूरा 1 घंटा कराते हैं और पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ा देते हैं, तो बच्चे की एबिलिटी आपको चेक करना है कि बच्चा जो है आपके लेक्चर में से कितना ग्रहण कर पा रहा है, कितना सीख पा रहा है, ये चीजें देखना जरूरी होता है। उसके बाद होता है आपका टीचर एंड मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। टीचर एंड मेथड ऑफ टीचिंग 2 पॉइंट है। टीचर कहने का मतलब है कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए एक स्पेशलिस्ट टीचर का होना जरूरी होता है। सपोज दैट अगर आप हिंदी टीचर को, है ना, अगर आप इंग्लिश पकड़ा देते हैं पढ़ाने के लिए तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ सकती है। तो कहने का मतलब है कि जो टीचर मास्टरी रखता है उस लैंग्वेज में वही उस लैंग्वेज को पढ़ाएगा। और उसके बाद होता है आपका मेथड। मेथड का मतलब होता है विधि, यानी कि किस विधि से पढ़ाना चाहिए, किस विधि से बच्चों को क्या कहते हैं उच्चारण कराना चाहिए, कैसे आप बच्चे को साथ में लेकर के किस विधि से चलेंगे, क्वेश्चन आंसर मेथड विधि अपनाएंगे या लेक्चर विधि जिसको कहेंगे व्याख्या विधि अपनाएंगे, किस मेथड से आप चलेंगे उसको भी ध्यान देना जरूरी होता है। उसके बाद होता है आपका प्लेस ऑफ स्टडी, यानी कि प्लेस ऑफ स्टडी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना।
बच्चे को जब विद्यालय में बुलाया जाता है तो वो उसको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, वहां सिस्टमैटिक प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं और भी चीजें, यानी कि प्लेस का डिसाइड होना जरूरी होता है, कहीं भी बिठा करके बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लैंग्वेज टीचिंग के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को मैंने 3 भागों में बांटा है ताकि ये आपके लिए इजी रहे। देखिए पहला आपका भाग है प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस में ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होंगे, देखिए पहला जो होगा अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण जो होता है, जिसको उर्दू में कहेंगे तलफ्फुज निगारी। ये जो प्रोनाउंसिएशन है, सबसे पहले जो है बच्चों का प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, यानी कि एक टीचर को अपने प्रोनाउंसिएशन जब पढ़ाएगा प्राइमरी लेवल पे, तो एक टीचर को यह चाहिए कि वो अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे, किस तरीके से वो बोल रहा है, किस तरीके से वो उच्चारण कर रहा है, कहीं जो टीचर गलत उच्चारण तो नहीं कर रहा है जिसके यहां पर बच्चा भी गलत उच्चारण करना शुरू कर देगा। उसके बाद होता है आपका एबिलिटी टू स्पीक रीड राइट। आप उसके बच्चे जब आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो एक टीचर को क्या चाहिए कि उसकी जो एबिलिटी है किस चीज की, क्या कहते हैं, एबिलिटी टू राइट की, यानी कि लिखने की, एबिलिटी टू रीड की, और उसके बाद एबिलिटी टू टीच की। ये सारी एबिलिटीज पर ध्यान देना है एक टीचर को। उसके बाद होता है आपका एबिलिटी टू आंसर, यानी कि अगर टीचर कोई क्वेश्चन करता है तो एबिलिटी टू आंसर, उसकी दक्षता यानी कि उसकी एबिलिटी को, कौशलता को इतना ज्यादा बढ़ाना है कि उसका जो है वो आंसर कर सके। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर सेकेंडरी क्लास। सेकेंडरी क्लास में किन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, देखिए अंडरस्टैंड क्लियरली। यहां पर आकर के बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। दूसरा पॉइंट है आपका टू स्टडी इन एडिशन टू द करिकुलम, टू स्टडी इन एडिशन द करिकुलम, यानी कि करिकुलम तो आप सीखते ही हो, उसके अलावा भी एडिशन, यानी कि अलग से किताबें पढ़ना सीख रहे हो, लाइब्रेरीज में जाकर के जो है दूसरी किताबें हैं, जो सिलेबस से बाहर की चीजें हैं उसको भी पढ़ना सीख रहे हो। तो यहां पर हो गया एबिलिटी टू एडिशन टू करिकुलम। अंडरस्टैंड, जो लास्ट पॉइंट है इसमें, अंडरस्टैंड नॉर्मल स्पीड लैंग्वेज, यानी कि पढ़ाने का जो स्पीड होता है, एक क्या कहते हैं, सामान्य गति से अगर पढ़ाया जा रहा है तो बच्चा उसको ग्रहण कर पाए, ठीक है ना। अगर तीव्र गति से पढ़ाया जा रहा है तो सेकेंडरी लेवल में नहीं बल्कि हायर लेवल में इस चीज की जरूरत होती है, लेकिन सेकेंडरी लेवल में नहीं होता है। अगर नॉर्मल लेवल से पढ़ाया जा रहा है, सामान्य गति से पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चा उसको ग्रहण भी कर पा रहा है, यानी कि उसको ज्ञान भी कर पा रहा है, एक्वायर भी कर पा रहा है, लर्न भी कर पा रहा है। उसके बाद में आता है आपका हायर क्लास, तीसरे नंबर पे। हायर क्लास में किन चीजों, क्या क्या उद्देश्य होंगे, देखिए अंडरस्टैंड लिटरेरी लैंग्वेज। हायर क्लास में अगर ये माना जाता है कि बच्चा जो है लिटरेरी यानी कि साहित्यिक भाषा को क्या कहते हैं, ज्ञान अर्जन करना शुरू कर देता है। उसके बाद होता है टू कम्युनिकेट इन प्योर लैंग्वेज। अब यहां पर आकर के जो बच्चा है वो क्या करने लगता है, प्योर लैंग्वेज, यानी कि व्याकरण की विधि से बात करना शुरू कर देता है। उसके बाद में आया आपका टू अंडरस्टैंड ग्रामर, और यहां पर क्या होता है, ग्रामर को भी समझने लगता है। आपने इसके ऑब्जेक्टिव को, है ना, यानी कि विशेषताओं को समझा, इसके ऑब्जेक्टिव को, विशेषताओं को, क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके प्रिंसिपल्स को भी समझा। अब हम समझते हैं थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के थ्योरीज कौन कौन से होंगे, कौन कौन से थ्योरीज अप्लाई करके एक लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। पहला जो थ्योरी है आपका, पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। लैंग्वेज पढ़ाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हो, बाहर आप बोर्ड देखोगे, कोई लिखता है 2 महीने में फर्राटे से इंग्लिश सीखे, 2 महीने में नहीं 3 महीने में सीखे, 10 दिन में सीखे, 20 दिन में सीखे। तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज को किसी क्या कहते हैं कि लैंग्वेज को किसी डेट से डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि लैंग्वेज सिखाने के लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। तो पहला जो थ्योरी होगा लैंग्वेज सिखाने के लिए, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। दूसरा जो होगा थ्योरी ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी चीज को बार बार करना। जैसे कि थॉर्नडाइक ने चिंपैंजी पे दिया था ना, कि जो वो क्या चिंपैंजी क्या करता था, वो क्या कहते हैं, बनाना को लेने के लिए चढ़ता था, फिर गिरता था, फिर चढ़ता था, यानी कि ट्रायल और एरर वाला। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी जरूरी है। आप जो है सपोज दैट कि कोई चीज पढ़ रहे हो तो दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, उसके बाद भी पढ़ते रहो, यानी कि ये जो होता है ना, आपका उच्चारण करते रहो, तो बच्चा भी आपके साथ में उच्चारण करते सीख जाता है ना। जैसे हम लोग करते थे ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस तरीके से बच्चा जो है बहुत अच्छे तरीके से लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है आपका थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक टीचर का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझे। सपोज दैट कि आपके क्लास में बहुत तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ जो है कुछ की मानसिक क्षमताएं बहुत स्लो है, कुछ की मानसिक क्षमताएं बहुत तीव्र है, तीव्र गति से है, यानी कि कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, कोई स्लो लर्नर है। तो ये जो डिफरेंसेस है सीखने का, इस डिफरेंसेस को समझना जरूरी है एक टीचर को। जब तक एक टीचर इस डिफरेंस को नहीं समझेगा तो वो अपना लेक्चर जो है कभी भी प्रभावित तरीके से लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकता है। उसके बाद होता है आपका थ्योरी ऑफ नेचर।
नेचर, यानी कि हर सब्जेक्ट का, हर लैंग्वेज का अपना एक नेचर होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अगर मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं तो आप जब इंग्लिश सीखोगे तो उसको नेचुरली लैंग्वेज में लेकर के आओगे। जैसे आपको जो आपकी जो नेचुरली लैंग्वेज है वो है हिंदी, तो आप जब इंग्लिश के ग्रामर सीखोगे ना तो आप हिंदी में उसको नेचुरली लेकर के आओगे, और नेचुरली तरीके से जब आप उसको सीखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक वो क्या रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ठीक है ना। क्या समझे, नहीं समझ में आया? देखिए, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज का मतलब होता है जैसे कि आपने इंग्लिश में मैं आपको ग्रामर सिखा रहा हूं, ठीक है ना, इंग्लिश में ग्रामर सिखा रहा हूं, मैंने आपको क्या सिखाया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सिखाया। अब यही चीज मैं अगर आपको हिंदी में ट्रांसफर करके समझाऊंगा तो ये लाइफ टाइम तक आप इसको याद रखोगे। तो कहने का मतलब है कि नेचर ऑफ लैंग्वेज की थ्योरी को भी अप्लाई करना जरूरी होता है। उसके बाद होता है आपका थ्योरी ऑफ फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कि क्रियात्मक, यानी कि कोई भी चीज, सपोज दैट के मैं अगर यहां पर इधर मुड़ करके सिर्फ लिखता जाता हूं, आपकी तरफ आकर के नहीं पढ़ाता हूं या नहीं बोलता हूं, चुप हो जाता हूं, तो बच्चा जो है क्रियात्मक तरीके से आपसे नहीं जुड़ता है। कहने का मतलब है कि टीचर को एक मिनट भी शांत नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको जो भी काम करे, अगर वो बोर्ड भी लिख रहा है तो वो बच्चों से बात करता रहे, है ना, चुप नहीं रहे। क्योंकि यहां पर अगर वो चुप रहता है तो फंक्शनैलिटी उसके अंदर नहीं आती है। क्योंकि अगर आप इधर मुड़ करके रुक रहे हो या चुपचाप आकर के आप बैठे हो तो बच्चा आपस में बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका जो लैंग्वेज टीचिंग है वो किसी भी बिहाफ पर नहीं होगा। तो क्या करना है, फंक्शनैलिटी लैंग्वेज टीचर में लाना जरूरी है। आप बच्चों को साथ में लेकर के क्रियात्मक चीजें करते रहेंगे ताकि लैंग्वेज टीचिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सके, है ना। फंक्शनैलिटी समझ में आ गया। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे कि आज की डेट में अगर छोटे बच्चों को भी देखोगे ना, वो 2 से 3 लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, इंग्लिश बहुत फर्राटे से बोल लेते हैं। तो ये क्या चीज है, उसमें इंटरेस्ट है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी एज के 40 साल तक भी कोई लैंग्वेज अगर सीखना चाहे तो वो नहीं सीख पाता है। तो ये इंटरेस्ट नहीं है, वही चीज होती है कि इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद होता है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि आपके अंदर में अभी प्रेरणा होना बहुत जरूरी होता है। अगर मोटिवेशन आपके अंदर में नहीं है तो अगर आप लैंग्वेज को लेकर के मोटिवेट नहीं हो तो आप लैंग्वेज कभी नहीं सीख सकते हो। उसके बाद होता है आपका थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ऑब्वियसली, है ना, इमिटेशन यानी कि अनुकरण करना। एक बच्चा जो है अपने टीचर से अनुकरण करके ही सीखता है, यानी कि जब तक वो इमिटेशन नहीं करेगा, टीचर किस तरह से उच्चारण कर रहा है, टीचर किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेट कर रहा है, वो अनुकरण करते करते इसको सीखता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है थ्योरी ऑफ इजी टू कॉम्प्लेक्स। इसमें यह माना जाता है कि सबसे पहले क्या सिखाओगे, आप वर्ब सिखाओगे, उसके बाद क्या सिखाओगे, आप उसकी मीनिंग सिखाओगे, उसके बाद क्या सिखाओगे, आप उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस बनाना सिखाओगे, है ना, फ्रेज, वर्बल, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब है कि इजी टू कॉम्प्लेक्स वे चलना है, ना कि कॉम्प्लेक्स टू इजी। कॉम्प्लेक्स टू इजी आएंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा जो है अपने दिमागी क्षमताओं को नहीं कंट्रोल कर पाएगा। तो इजी टू कॉम्प्लेक्स जाना यानी कि पहले के वर्ब उसको रटवा दिया, उसके मीनिंग उसको बता दिया, अब धीरे धीरे से ग्रामर पे गए, धीरे धीरे से सेंटेंस पे गए और फिर पूरा का पूरा फॉर्मेट पे गए, ठीक है ना, इजी टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद होता है आपका मैक्रो टू माइक्रो, मैक्रो टू माइक्रो, है ना, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है, बड़े से छोटे की तरफ। जैसे ये कोई कहानी मुझे पढ़ाना है तो सबसे पहले मैंने आपकी कहानी का पूरा खाका बता दिया, पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। अब मैं उस कहानी के पार्ट को, पोर्शन को एक एक करके मैं डिसाइड करूंगा। सपोज दैट कि कोई मुझे क्या पढ़ाना है, किसी ट्री के बारे में बताना है मुझे, यानी कि एक पेड़ है, उस पेड़ के बारे में मैंने बताया कि पेड़ इस तरीके से होता है, वैसे होता है। अब उसके जो ब्रांचेस है ना, उस ब्रांचेस को मैं डिफाइन करूंगा। तो क्या मतलब हो जाएगा, मैक्रो टू माइक्रो, यानी कि एक बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ जाना। उसके बाद होता है आपका नाउन टू अननाउन। कहने का मतलब है कि अगर क्या कहते हैं कि न्यूटन का जो क्या कहते हैं कि फॉर्मूला है ग्रेविटी का, जब मैं इसको पहले बता दूंगा और उसके बाद में जब ये क्या होगा, नाउन टू अननाउन, अब जो उसकी थ्योरीज है, अब जो अननाउन चीज है उसमें रिसर्च होगा। सपोज दैट के क्या कहते हैं, नाउन टू अननाउन का मतलब है जैसे कि हम लोग आज जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी होता है वो क्या करता है, वो घूमता है। तो इससे पहले हम नहीं जानते थे, अब जब ये जान गए हैं तो और रिसर्च करेंगे, नाउन टू अननाउन की तरफ जाएंगे, यानी कि जो चीजें जानते हैं उसके थ्रू से आगे जाना है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, अगर जैसे मैंने बताया इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश सिखाते हुए आप क्या है, इंग्लिश आप नहीं जान रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आप क्या करोगे, हिंदी के माध्यम से आप अननोन की तरफ जाओगे। हिंदी जान रहे हो, इंग्लिश नहीं जान रहे हो, तो हिंदी की तरफ से आप इंग्लिश की तरफ जाओगे तो बहुत इजीली सीख लोगे। तो क्या हुआ, ये नाउन टू अननोन हुआ ये, ठीक है। उसके बाद होता है आपका
पार्टिकुलर टू जनरल, पार्टिकुलर टू जनरल का मतलब होता है किसी एक पोर्शन की तरफ से, है ना, पार्टिकुलर टू जनरल एक सामान्य की तरफ जाना, ठीक है ना। पार्टिकुलर टू जनरल यानी कि एक स्पेसिफिक से, एक विशेष से आप सामान्य की तरफ जाओगे। विशेष से सामान्य की तरफ क्या जाने का क्या मतलब है, जैसे कि कोई चीज आपने सीखा, जैसे कि आपने बाइक चलाना सीखा, तो शुरू में क्या हुआ, आप जो है एक आपके अंदर में क्या कहते हैं सामान्य नहीं था, यानी कि आप विशेष रूप पर उसको चला रहे थे, ऐसे मोड़ रहे थे, ऐसे का हैंडल कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जब आपने सीख लिया तो सामान्य तरीके से आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप आ रहे हो, उतर रहे हो, ऐसे खड़े होकर के चले जा रहे हो, साइकिल चला रहे हो, चलाते चलाते उतर जा रहे हो। तो कहने का मतलब है कि पहले वो विशेषता की तरफ से क्या करेगा, सामान्य की ओर जाएगा। उसके बाद में होता है आपका अनसर्टेन टू, है ना, डेफिनेट। अनसर्टेन टू डेफिनेट, अनसर्टेन टू डेफिनेट का मतलब होता है कि आपको आपके बीएड के कोर्स के बारे में अभी सर्टेन फील्ड पता ही नहीं है ना। सर्टेन फील्ड कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, किस चीजों को छोड़ना है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी चीजें नहीं आता है। तो कहने का मतलब है कि अनसर्टेन टू सर्टेन की तरफ, यानी कि डेफिनेट की तरफ जाना है कि यहां इतना से इतना पढ़ना है, इतना से इतने पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी चीजें आती है इसमें। उसके बाद होता है आपका एक्सपीरियंस टू लॉजिक, पहले आप एक्सपीरियंस कराओगे फिर लॉजिक की तरफ जाओगे। उसके बाद होता है आपका सिंथेसिस टू एनालिसिस। सिंथेसिस एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज से किसी चीज को कंपेयर करके बताना, दिखाना। इससे क्या होता है कि आपकी जो नॉलेज है उसमें क्लियरिटी आती है। यहां तक समझ में आया आपका थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, कि किन चीजों को डिस्कस किया जाएगा और कौन कौन सी चीजें इसमें रखा जाता है। अब हम समझते हैं यहां से, इस तरफ से देखो, ये समझ में आएगा। यहां से अब हम लोग समझते हैं रोल ऑफ द टीचर, ठीक है ना। रोल ऑफ द टीचर इन लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग में टीचर का क्या रोल होगा। पहला जो रोल होता है इसमें टीचर का, देखिए, कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ द करिकुलम। सबसे पहला जो रोल होगा क्या होगा टीचर का, कि जो उसका करिकुलम है ना उसको कंप्लीटली प्रिपरेशन कर ले, अच्छी तरीके से तैयार कर ले, यानी अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उसमें क्या कर ले, वो मास्टरी कर ले पूरी तरीके से, या फिर जिस लेसन को पढ़ाने जा रहा है उस लेसन को पूरी तरीके से योजना बना ले, प्लान कर ले कि मुझे यहां से शुरू करना है, यहां पे बताना है, यहां पे क्वेश्चन करना है, ये होमवर्क देना है, ये सारी योजना वो बना ले। दूसरा होता है टीचर का जो रोल होगा दूसरा, टीचिंग द लेसन स्मूथली, यानी कि कोई अगर आप लेसन पढ़ा रहे हो तो बहुत स्मूथली तरीके से पढ़ाओगे। ऐसा नहीं है कि आप उड़े जा रहे हो, बच्चा जो है ग्रहण कर ही नहीं पा रहा है, बच्चा ना लिख पा रहा है ना समझ पा रहा है। तो आपको क्या करना है, स्मूथली तरीके से, एक टीचर का रोल होता है क्या करे, वो लैंग्वेज पढ़ाते हुए स्मूथली तरीके से पढ़ाए। उसके बाद होता है आपका क्रेविंग ऑफ एजुकेशन। क्रेविंग ऑफ एजुकेशन का भी मतलब इसी तरीके से लिया जाता है कि जब आप एजुकेशन दे रहे हो तो आप क्या करो, आप पेशेंस के थ्रू से आप उसको बताओ, यानी कि आप कोई चीज कर रहे हो तो कर करके उसको दिखाओ। जैसे आप जो है इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश में बोल करके दिखाओ, आप संस्कृत पढ़ा रहे हो तो संस्कृत में उसको बोल करके, यानी कि उसको अपने तरीके में ढाल करके बताओ। उसके बाद होता है आपका गेन फुल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसका फुल नॉलेज, जैसे मैंने बताया आपको, मास्टरी होना चाहिए। उसके बाद होता है आपका गेन क्या, प्रोफिशिएंसी इन बिजनेस, है ना। जो क्या, सपोज दैट आप कोई प्रोफिशिएंसी इन बिजनेस का मतलब होता है, सपोज दैट कि मैं आपको बीएड का कोर्स करा रहा हूं, तो बीएड को सिर्फ मैं कोर्स के लेवल पे ही नहीं पढ़ाऊं, बल्कि इसकी जो क्या प्रोफिशिएंसी है मार्केट में, कितनी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, आप क्या क्या इस फील्ड में कर सकते हो, किन किन फील्डों में आप आगे बढ़ सकते हो, ये सारी चीजों को भी लेकर के चलना है। प्रोफिशिएंसी इन बिजनेस, यानी कि आपका जो कोर्स है उस कोर्स को आप आगे की डेट में क्या कर पाओगे, आपका जो क्या कहते हैं भविष्य है कितना बन पाएगा इस कोर्स के अकॉर्डिंग, इसको भी लेकर के चलना होगा एक लैंग्वेज टीचर को। उसके बाद होता है आपका नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे मैंने बताया कि एक लैंग्वेज टीचर को डिफरेंसेस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद है आपका सिंपैथी एंड पैशंस। सिंपैथी का मतलब होता है कि आप उस पर जो है रहम खाओगे, आप उस पर तरस खाओगे, यानी कि आप सिंपैथी के मतलब होता है कि जो बच्चों की भावनाएं है ना, आप उसके भावनाओं को भी समझोगे। सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ाने की बात नहीं करोगे, बल्कि उसको समझोगे कि कितना सीख रहा है बच्चा, कितना इस बच्चे को सीखने की जरूरत है, क्या क्या और जरूरत है। पेशेंस रखना, यानी कि बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो दोबारा सिखाओ, नहीं सीखा फिर से सिखाओ, नहीं सीखा फिर से सिखाओ। तो टीचर को, लैंग्वेज टीचर को पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद होता है आपका टेक इंटरेस्ट इन क्लासरूम एक्टिविटीज। क्लासरूम की जितनी भी एक्टिविटीज कराई जाती है उन सारी एक्टिविटीज में एक लैंग्वेज टीचर को इंक्लूड होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो बच्चों को लैंग्वेज टीचिंग अच्छी तरीके से करा सकता है। तो ये था आपका रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज टीचिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।